Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences Multan, and this is the lecture of microbiology. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ कुछ MCQs डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 के। तो होपफुली आपको वो जो MCQs थे वो अच्छे से क्लियर हो गए थे। साथ ही साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा सा रिव्यू भी देख लिया था। तो कुछ स्टूडेंट्स जो न्यू आए हैं तो उन लोगों से भी यही एडवाइस है कि वो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से गो थ्रू कर लें, देख लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझने में आसानी होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं पढ़ा चुकी हूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा उसका रिव्यू भी आप लोगों को दे दूँ, ताकि जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसको जो है वो समझना आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि अभी हमने जस्ट बेसिक्स पढ़े हैं तो उनको कवर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। होपफुली जो है वो आप लोग भी इसको कवर कर लेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने जो है वो नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो टॉपिक का हमारा नाम है। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है, और उसमें जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको टॉपिक कवर कराए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कवर कराया है और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कवर कराई है। क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स हमने आप समझ लें कि कैटेगराइज किया था 3 सिनेरियोज़ में। हमने कहा था कि हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, और दूसरा मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग और ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। तो इसको थोड़ा सा मैं अगेन एक रिव्यू देती हूँ कि मॉर्फोलॉजी में स्टूडेंट्स हमने शेप्स के मुताबिक के बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो उन शेप्स के अकॉर्डिंगली जो है ना हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो उनमें हमने 3 टाइप्स पढ़ ली थी स्टूडेंट्स। उनमें 3 टाइप्स में हमारे पास जो था वो था, हमने पढ़े थे कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल, और फिर उनको फर्दर जो है वो हमने डिवाइड कर लिया था। तो ये 3 बेसिक हमने टर्मिनोलॉजी स्टडी की थी ऑन बेसिस ऑफ स्टेनिंग। तो वो जो थी वो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया था कि एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि उसने बैक्टीरिया जो थे उनके अंदर जो है वो क्रिस्टल वायलेट कलर का जो है वो डाई डाला। डाई यानी कलर समझ लो आप लोग, वो कलर डाला। तो जो बैक्टीरिया थे उनका कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। फिर उसने जो है वो उनके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन ने ना उस जो पर्पल कलर का क्रिस्टल वायलेट डाई था ना उसके साथ एक कम्प्लेक्स सा बना दिया, तो जो कलर था पर्पल कलर वो उनके ऊपर फिक्स हो गया। फिर उसने जो है ना उनको आप कह लो कि वॉश किया। किसके ज़रिए वॉश किया, एसीटोन के ज़रिए। तो एसीटोन के ज़रिए जब उसने उसको वॉश किया ना स्टूडेंट्स, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने अपना पर्पल कलर जो है वो लॉस कर दिया, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने अपना पर्पल कलर लॉस नहीं किया। जिन्होंने अपना पर्पल कलर लॉस कर दिया था उनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने अपना पर्पल कलर लॉस नहीं किया था उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सही हो गया। फिर क्या किया था कि उसने उसके अंदर जो है वो एक और स्टेन डाला था। कौन से वाला, सेफ्रानिन, वो पिंक कलर का था। तो जो बैक्टीरिया ने वो पिंक कलर वाला स्टेन ले लिया, उनको जाहिर सी बात है वो वही थे ना जिनके ऊपर से पर्पल कलर हट गया था, तो वो जो पिंक कलर के हो गए वो ग्राम नेगेटिव हो गए, और जो पर्पल कलर के रहे उन्होंने वो स्टेन नहीं लिया, वो जो है वो ग्राम पॉजिटिव हो गए, वो पर्पल कलर के थे। तो हमने उसकी बेस पर जो है वो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ यानी पर्पल कलर के होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं यानी कि वो पिंक कलर के होते हैं। इसको हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया था। फर्दर अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो लेक्चर ज़रूर ओपन करके देख लें। उसमें जो है ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम्स के ज़रिए से भी इसको आप लोगों को जो है ना वो बताने की कोशिश की थी कि आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्लासीफाई किया था बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हरकत कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो हरकत नहीं कर सकते। तो उनमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हरकत कर सकते हैं उनको हमने कहा था मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल का मतलब ही हरकत है,
तो मोटाइल बैक्टीरिया, और मोटाइल बैक्टीरिया के हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स देख ली थी, जैसे क्लेप्सिला था, सुडोमोनास था, साल्मोनेला था। और ग्राम नेगेटिव सॉरी नॉन मोटाइल बैक्टीरिया की हमने एग्जांपल देख ली थी, जो था एसर्शिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये थोड़ा सा हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। और दूसरा फिर मैंने आपको थोड़ा सा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, एमसीक्यू से जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ाया था आप लोगों को। उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फिशन होती है, एक से जो है वो दो में बैक्टीरिया का सेल डिवाइड हो जाता है। और फिर हमने जो है वो फेजेस पढ़े थे ग्रोथ के, जिनमें मैंने आपको बताया था पहला फेज़ होता है लैग फेज़, और जिसमें बैक्टीरिया जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को डिवीजन के लिए, और उसमें जो है वो एज सच कोई ग्रोथ नहीं होती। फिर मैंने बताया था आपको लॉग फेज़ का, तो ये जो है वो बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रही होती है, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। और थर्ड मैंने आपको स्टेशनरी फेज़ का डिस्कस किया था, उसमें जो है वो बैक्टीरिया का डेथ रेट जो है वो उसके रेट ऑफ ग्रोथ के बराबर हो जाता है, तो हमें एक स्ट्रेट सी हॉरिजेंटल सी लाइन मिलती है ग्राफ में। और चौथा जो है वो हमने डिक्लाइन फेज़ पढ़ा था, या जिसको डेथ फेज़ भी कह देते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ना वो बिल्कुल आप कह लो कि स्टॉप हो जाती है, और बैक्टीरिया की जो डेथ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो कर्व है हमारा वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो अगर आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो जो लेक्चर है उसको अगेन विजिट करें, अगेन देख लें, तो होपफुली आपको जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं स्टूडेंट, अपना करंट हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया। तो एनाटॉमी से तो अब आप लोग बहुत मेरे ख्याल से अच्छे से फैमिलियर हो गए होंगे, वाकिफ़ हो गए होंगे कि एनाटॉमी कहते किसे हैं। एनाटॉमी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहते हैं ना, स्ट्रक्चर्स को। तो अब हम थोड़ा सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने आपको जस्ट मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। अब थोड़ा सा हम उसको डिटेल में करेंगे, और मतलब समझने की और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन करने का मकसद यही से आपको आइडिया होगा कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली इसको आपने देख लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस भी बनते होते हैं आपके, और इसी से एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा बनते होते हैं। इवन जो एनटीएस के पेपर हो रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट के आप डिफरेंट टेस्ट हो रहे होते हैं, तो उनमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कौन से बैक्टीरिया में मौजूद होता है, और कौन सा स्ट्रक्चर कौन से बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से इन्हीं लेक्चर से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो बैक्टीरिया है। तो अब हम थोड़ा सा एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। तो जो आपको डिस्प्ले हो रही है आपकी स्क्रीन पर डायग्राम, वो है बैक्टीरिया की एनाटॉमी की। तो आप अच्छे से इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि ये देखिए कि ये जो इसका ये वाली बिल्कुल ये जो आपको पिंक सॉरी येलो कलर की नज़र आ रहा है थिक सा एक एरिया, इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कैप्सूल सबसे ज़्यादा जो है वो बाहर वाला एरिया होता है। ये देखें ये कैप्सूल है। उसके अगर अंदर की तरफ आप मूव करो तो आपको थोड़ा सा लाइटिश सी एक बाउंड्री नज़र आ रही है, तो इसको स्टूडेंट कहते हैं सेल वॉल। इसको क्या कहते हैं हम? सेल वॉल। सबसे पहले है कैप्सूल, कैप्सूल से अंदर आओगे तो ये सेल वॉल है, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये जो आपको सर्कुलर से पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो दाने दाने मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर्स में बताया था, इसको कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ पर काम आ रहे थे स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स बनाने के काम आ रहे थे, तो इसको हम क्या कह देते होते हैं? राइबोसोम्स। और फिर ये जो आपको थोड़ी सी ये प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं स्लाइड में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, यह इसको हम क्या कहते हैं? पिलाई। अब ये आपका हो गया पाइलस, तो एक अगर होगा तो पाइलस होगा, और ये काफ़ी सारे कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? पिलाई कहलाएंगे। इनके फंक्शंस हम इंशाल्लाह स्टडी ज़रूर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूँगी, तो आपको बैक्टीरियल एनाटॉमी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अगेन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सामने जो है वो रजिस्टर और अपना पेन लेके बैठें, डायग्राम आ रही है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ताकि अगर आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम को, तो जो पेपर अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पर विद इन 2-3 मिनट्स आप उसको ड्रॉ कर लोगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि हम पेपर में ड्रॉ कर लेंगे, तो स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में कभी भी आपकी अच्छी डायग्राम नहीं बनेगी। तो आई रिकमेंड कि आप लोग साथ के साथ डायग्राम्स की 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर लें, उसको लेबल कर लें, कि अगर सपोज़ आपको ड्रॉ करनी पड़ जाती है तो आपको 2 या 3 मिनट से ज़्यादा ना लगे उस डायग्राम पर। उसके बाद जो है बैक टू द टॉपिक, ये जो एक लॉन्ग सा प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं फ्लैजेलम।
तो मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर है लोकोमोशन के लिए, हरकत के लिए, मोटिलिटी के लिए। बैक्टीरिया अगर मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिस तरह हम अपने पाँव इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया ये फ्लैजेलम इस्तेमाल करता है, तो इससे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियोइड था, जो हमने कहा था कि वो एरिया, वो रीजन जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा उसको न्यूक्लियोइड कह रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर क्या मौजूद है, ये सर्कुलर सा डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर सा डीएनए है। और सॉरी, ये वाला पॉइंट मैं स्किप कर गई थी। तो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर क्या होती है, इधर सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये हमारा पूरा जो है वो बैक्टीरिया की एनाटॉमी है। इसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, कमिंग स्लाइड्स में मैं आपको डिस्कस कराती हूँ कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो कौन से केमिकल से मिलकर बना हुआ है और इसका फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया के लिए कहाँ हेल्पफुल है या हमारे लिए कहाँ हेल्पफुल है। तो इसको जो है वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। होपफुली यहाँ तक जो है वो हमारा क्लियर हो गया कि हमने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू किया है अब तक, और अब जो है ना हमने थोड़ा सा इसकी डायग्राम को स्टडी कर लिया था। अब हम वन बाय वन टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है बैक्टीरियल एनाटॉमी में कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? कैप्सूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड। तो ये जो है ना ये इसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोइड, और उसके बाद जो है वो हमारे पास प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, फ्लैजेला, पिलाई और इन्क्लूजन बॉडीज। तो ये जो है ना ये आपके पास बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया में वो ये वाले होते हैं। कौन कौन से होंगे अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कैप्सूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, फ्लैजेला, पिलाई, इन्फ्लुएंट बॉडीज। तो एटलीस्ट अगर यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट एटलीस्ट हमको उनके नाम तो फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। अब देखिए मैंने 10 लिख दिए हुए हैं ना, तो ये 10 आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए कि अगर कोई भी आपसे वाई वॉइस में क्वेश्चन पूछ ले, आपसे वैसे ही रिटर्न में क्वेश्चन आ जाए, तो एटलीस्ट हमें उन स्ट्रक्चर्स के नाम अच्छे से पता हो। नाम हमें पता होंगे तो डेफिनेटली कि उनका कुछ ना कुछ हमारे जहन में स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, और फिर जो है वो हमें थोड़ा सा उसका फंक्शन भी याद आ जाएगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जो 10 नेम्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो 2 to 4 टाइम्स जो है वो इसको आप जो है वो एक बार रिकॉल कर लेंगे अपने माइंड में। एक दो दफ़ा इनको लिख कर जो है ना जल्दी जल्दी से देख लेंगे कि हाँ अब मुझे ये जो 10 स्ट्रक्चर्स के नाम है ना ये बोलने भी आ गए, इनके स्पेलिंग भी मुझे क्लियर हो गए और ये मुझे अब याद भी हो गए। जब यहाँ तक याद कर लोगे तो आगे जो इनकी हम डिटेल है जब वो स्टडी करेंगे तो वो भी आप अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लोगे। तो ये तो इसके 10 स्ट्रक्चर्स के नाम थे बैक्टीरिया के। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। कैप्सूल, कैप्सूल जो है वो मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? मतलब डिजीज़ कॉजिंग। पैथोजेनिक का मतलब होगा डिजीज़ कॉजिंग, ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि वो ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, तो वो फूड की डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो वो तो बेनिफिशियल इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, यानी कुछ तो नहीं बल्कि मैनी बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। तो उनके पास क्या होता है, दे प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। वो एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब होगा? सेल के बाहर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होगा, आप समझ लो कि सेल के अंदर वाली साइड पे नहीं, बाहर वाली साइड पे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का तो हमें अच्छे से पता है ना स्टूडेंट कि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ये भी आप कह लो कि रिलीज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिलीज़ करते हैं और बॉडी में भी होते हैं एंजाइम्स। तो मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट? वो सिंथेसाइज करता है एक पॉलीमर दैट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द सेल। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे इसको मैं यहाँ से बताती हूँ कि यहाँ पर ना जो बैक्टीरिया है वो बाहर की तरफ एक ऐसा एंजाइम रिलीज़ करेगा। वो एंजाइम जो है वो एक पॉलीमर बनाता है, और वो पॉलीमर जो है वो सेल के बाहर एक लेयर बना देता है। ये देखो, ये लेयर जो बनी हुई है ये वाली, इसको हम कह देते हैं क्या? कैप्सूल। अगेन मैं बताती हूँ कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया होते हैं, और क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर
एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, और वो एंजाइम एक जो है वो आप कह लो पॉलीमर को बनाता है, और वो पॉलीमर एक लेयर बना देता है सेल के बाहर, और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। इस लेयर को हम क्या कह देते हैं, इस लेयर को हम कह देते हैं कैप्सूल। और ये जो है ना थोड़ा सा आप कह लो कि स्लिपरी सा होता है, कैप्सूल जो होता है वो थोड़ा सा स्लिपरी सा होता है। तो होपफुली कि कैप्सूल जो है ना वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगेन थोड़ा सा रीड करते हैं कि मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो सिंथेसाइज करते हैं क्या, अ पॉलीमर दैट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द सेल। वो पॉलीमर जो है वो एक लेयर बना देता है सेल के इर्द गिर्द। दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल, और इसी लेयर को हम किसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, कैप्सूल का नाम दे देते हैं। उसके बाद है थोड़ा सा हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन ये है कि दिस कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल, ये कैप्सूल हिफाजत करता है बैक्टीरियल सेल की फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने से या होने से बचाता है। इनगल्फ कौन करता है, तो ये भी हमें पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर चला जाए, जैसे कोई आप कह लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही चला जाए या कोई और हार्मफुल पार्टिकल्स बॉडी में बाहर से चले जाएं, तो जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके अंदर ये अहलियत होती है कि वो उन आप कह लो कि बॉडी के लिए जो हार्मफुल पार्टिकल हैं उनको ना निगल लेते हैं, निगल के उसको तोड़ फोड़ देते हैं, और फिर जो आप समझ लो कि वेस्ट मटेरियल के तौर पे सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो इससे ये होता है बॉडी से बाहर ये मतलब चले जाते हैं, इससे ये होता है कि बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जो वाइट ब्लड सेल हैं वही ये काम करते हैं। तो हर जगह डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो वो जो निगल रहे होते हैं ना बैक्टीरिया को वाइट ब्लड सेल, तो वो जो निगलना होता है उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है फैगोसाइटोसिस को, कि अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस, तो वो आप आंसर कर सको। तो स्टूडेंट फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इज़ द इंजेशन ऑफ बैक्टीरिया। इन केस ऑफ बैक्टीरिया मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं कि फैगोसाइटोसिस जहाँ भी आ जाए आप वहाँ बैक्टीरिया की इंजेशन लिखे, नहीं। हम चूँकि बैक्टीरिया में फैगोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि फैगोसाइटोसिस इज़ द इंजेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को निगल रहा है कौन, बाय फैगोसाइट्स। जाहिर सी बात है जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहा है उसका नाम क्या है, फैगोसाइट, यानी ऐसा सेल, साइट का मतलब होता है सेल। तो ऐसा सेल जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइट्स। एंड फैगोसाइट्स आर द सेल्स, फैगोसाइट्स वो सेल्स होते हैं डेट प्रोटेक्ट द बॉडी, जो बॉडी की हिफाजत करते हैं बाय इंजेस्टिंग हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल, जो हार्मफुल नुकसानदेह फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको इंजेस्ट करके, निगल के। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो जो हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल है वो कौन है, बैक्टीरिया। जाहिर सी बात है बैक्टीरिया बॉडी में जाके बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है जिसके लिए हम एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारी जो फैगोसाइटोसिस है, ये होता क्या है, ये होता है इंजेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को निगल लेता है बाय फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स निगल लेते हैं। अच्छा, और फैगोसाइट्स क्या होते हैं जी, फैगोसाइट्स आर द सेल्स, वो ये सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि वो निगल लेते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे पास फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन भी आ गई और थोड़ा सा आपको फैगोसाइट्स के बारे में नॉलेज हो गया। तो यहाँ तक जो है, और इसमें रोल कौन प्ले, उसको फैगोसाइटोसिस से बचाव कौन रहा है, कैप्सूल बचा रहा है। तो ये इसका फंक्शन भी हो गया और थोड़ा सा हमने फैगोसाइटोसिस को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, मैंने आपको डायग्राम से ज़रिए से भी ये इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो है ना ये एक फैगोसाइट है, ये वाला जो पूरा ब्लू वाला पोर्शन है ना स्टूडेंट, ये जिसकी बाउंड्री बनी हुई है, ये पूरा एक फैगोसाइट है। ये क्या करेगा, और ये जो रेड कलर का डिस्प्ले हुआ हुआ है सर्कल में, ये एक बैक्टीरियम है। अब बैक्टीरियम की एग्जैक्ट ये आप स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सिर्फ शो दिखाने के लिए बताया हुआ है कि होता ये है कि देखो कि बैक्टीरिया जो है वो आता है, तो ये जो फैगोसाइट्स हैं इसको ऐसे निगल लेते हैं। ये देखें, ये बाहर था, अभी सेल के अंदर आ गया। निगलने के बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, और ये देखो सेल डेब्रिस कहते हैं, आप कह लो वेस्ट मटेरियल, कूड़े को कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में इस तरह से वो बाहर निकाल देते हैं। तो कहाँ ये बैक्टीरिया और कहाँ ये डेब्रिस, तो ये बैक्टीरिया तो बॉडी के लिए नुकसानदेह था, लेकिन ये जो डेब्रिस है ये बॉडी के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। और इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है, बैक्टीरिया को कौन बचा रहा है फैगोसाइटोसिस से, उसका कौन सा स्ट्रक्चर बचा रहा है, तो हम कहेंगे कैप्सूल बचा रहा है। नेक्स्ट इज
सेल वॉल, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं हमारी वो इसी सेल वॉल को टारगेट करते हुए बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अमॉक्सल की मिसाल दी थी, तो अमॉक्सल में जो एंटीबायोटिक है स्टूडेंट, वो यही सेल वॉल टारगेट करती है और सेल वॉल को जो है वो किल करती है। इसको रीड कर लेते हैं। सेल वॉल, द बैक्टीरियल सेल वॉल डिटरमिन द शेप ऑफ द सेल। तो शेप ऑफ द सेल को कौन मेंटेन करता है? सेल वॉल। सेल की दीवार है, वॉल का क्या मतलब होता है? दीवार। तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के सेल की जो दीवार है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल डिटरमिन्स द शेप ऑफ द सेल। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड लिपोपोलीसेकेराइड्स। तो जो सेल वॉल है स्टूडेंट्स, वो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की और लाइपोपोलीसेकेराइड की, इन दो की मिलकर बनी हुई होती है। किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकन की और लाइपोपोलीसेकेराइड की। तो ये जो लाइपो बोल रहे या लिपोपोलीसेकेराइड है, तो ये जो एक केमिकल्स के नाम है। पेप्टाइडोग्लाइकन ग्लाइकन भी केमिकल का नाम है और लिपोपोलीसेकेराइड भी जो है वो केमिकल का नाम है। तो जो लिपोपोलीसेकेराइड है वो हम ग्राम नेगेटिव में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों ही जो है वो सेल वॉल में पाए जाते हैं। क्या कैसे पाए जाते हैं ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी आपने जैसे केमिकल्स की ना नेम जहन में रख लेने हैं। कौन कौन से केमिकल्स हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन है और लिपोपोलीसेकेराइड है। ये दो जो है वो केमिकल्स हैं जिससे हमारी सेल वॉल जो है वो बनी हुई है। पहले मैंने जिस पेप्टाइडोग्लाइकन का जिक्र किया था, अभी थोड़ा सा जो एडिशनल लाइपोपोलीसेकेराइड है इसको भी मैं डिस्कस करती हूँ कि इसका नाम क्यों लिया है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज आल्सो नोन एज म्यूरिन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम क्या है? म्यूरिन। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि दो दो नाम अगर किसी स्ट्रक्चर के हैं या उसकी कंपोजिशन जो है उसके दो नाम है, तो प्लीज़ दोनों नामों को ध्यान में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले को ये नहीं पता होगा ना कि इस बच्चे को तो सिर्फ यही नाम पता है, मैं उसको दूसरे नाम से ना पूछूं, ऐसे तो नहीं ना होगा। तो वो तो फ्री है, वो तो आपसे दोनों नाम पूछ सकता है बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो सिलेबस से रेलेवेंट तो आपसे पूछ सकते हैं ना, जी बेटा म्यूरिन के बारे में बताओ, जी स्टूडेंट पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बताओ। अब आप कहोगे जी नहीं मुझे तो म्यूरिन का पता ही नहीं है, मुझे तो पेप्टाइडोग्लाइकन का पता है। तो यही से वो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा जब वो आपको बोलेगा कि ये तो एक ही स्ट्रक्चर, एक ही केमिकल के दो नाम हैं। तो प्लीज़ दोनों नामों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन एक ही नाम है। या तो आप पेप्टाइडोग्लाइकन बोल लो या आप म्यूरिन बोल लो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगेन मैं रीड करती हूँ। सेल वॉल मतलब सेल की दीवार। द बैक्टीरिया सेल वॉल डिटरमिन द शेप ऑफ द सेल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो डिटरमिन करती है सेल की शेप के बारे में, शेप को डिटरमिन करती है, यानी कि आप कह लो कि वो मेंटेन रखती है ना सेल की शेप को। दूसरा है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड लिपोपोलीसेकेराइड। तो ये किसका बना हुआ होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन की और लिपोपोलीसेकेराइड की। और पेप्टाइडोग्लाइकन इज आल्सो नोन एज म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन को हम दूसरा नाम क्या कह देते हैं? इसका दूसरा नाम है म्यूरिन। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि म्यूरिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया। मैंने यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया कि आपको फिर वही जहन में रहेगा। तो म्यूरिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बैक्टीरिया का, यानी स्ट्रक्चर इससे इसका जो बना हुआ है ना, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। इट इज़ अ नेट लाइक पॉलीमर। ये क्या होता है? एक पॉलीमर होता है जाली की तरह का। नेट का मतलब क्या होता है? जाली की तरह का एक पॉलीमर होता है सराउंडिंग द एंटायर सेल, जिसने पूरे जो सेल को सराउंड किया होता है। डेफिनेटली जब सेल वॉल ने पूरे सेल को सराउंड किया हुआ है तो सेल वॉल इसी की तो बनी हुई है, म्यूरिन की या पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो पेप्टाइडोग्लाइकन में ने भी तो पूरे सेल को जो है वो इंटायर सेल को जो है वो कवर किया हुआ होगा, सराउंड किया हुआ होगा। तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की या फिर म्यूरिन की। और म्यूरिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बैक्टीरिया का, और ये एक नेट लाइक पॉलीमर मटेरियल है। पॉलीमर का क्या मतलब होता है? ये आप 10th क्लास में 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा आपने कि पॉलीमर जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिट से मिलकर बना हुआ है। उन यूनिट्स को हम मोनोमर कहते हैं। तो अगर एक यूनिट से मिलकर एक यानी वो यूनिट बार बार रिपीट हो और एक बड़ा सारा हमें मॉलिक्यूल मिल जाए तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉलीमर है। कौन एक पॉलीमर है? पेप्टाइडोग्लाइकन एक पॉलीमर है जिसने पूरे सेल को, बैक्टीरियल सेल को सराउंड किया हुआ होता है। मैं आपको इसके मोनोमर भी बता दूंगी कि किस चीज़ से मिलकर ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है, लेकिन इनिशियली जो है वो आपने बस जहन में रख लेना है कि पेप्टाइडोग्लाइकन पी जहन में रख लेना है कि पेप्टाइडोग्लाइकन एक पॉलीमर है। पी जहन में रख लेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन एक पॉलीमर है। अब ये देखो जरा सा, ये जो है ना इसके स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? पेप्टाइडोग्लाइकन का। ये देखें,
तो आप देखो कि ये यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक पर्पल कलर का है, एक ब्लू कलर का है, फिर एक पर्पल है, फिर ब्लू है, फिर पर्पल है, फिर ब्लू है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ना स्टूडेंट, ये जो पर्पल और ब्लू, ये देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं इनको हम मोनोमर कहेंगे, और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है इसको हम जो है वो पॉलीमर कहेंगे। तो ये जो मैं बता देती हूँ कि ये जो ब्लू कलर का है इसका जो है वो हम कहते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना NaM, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और ये जो पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है तो इसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो ये आपके पास एक पॉलीमर है और ये सॉरी मोनोमर है, और एक ये आपके पास मोनोमर है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये देखो कि इनको जो है वो मिलाया हुआ किसने है, इनके दरमियान राब्ता कौन, ये एक पेप्टाइड है, ठीक है। तो ये एक पेप्टाइड है जिसने जो है वो इन आप कह लो कि पॉलीमर मोनोमर्स को जो है वो आपस में क्रॉस लिंक किया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको जो क्रॉस लिंक किया हुआ है वो एक पेप्टाइड ने किया हुआ है। ये पेप्टाइड्स हैं, और यहाँ पर ये जो मोनोमर्स हैं इनको हम कहते हैं नैम एंड नैक, इनका शॉर्ट नेम है। नैम से मुराद होगा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नैक से मुराद होगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो ये जो है ना ये रिपीट होके एक पूरा पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं, या फिर इसको म्यूरिन भी जो है वो कह देते हैं। ये स्ट्रक्चर था पेप्टाइडोग्लाइकन का, जो हम स्टडी कर रहे थे ना कि म्यूरिन होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो बाकी है इनको लर्न करने का ऐसे आपको ये जो है नहीं है वो, लेकिन बस मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाना था कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, और इनके दरमियान क्रॉस लिंक का काम कौन कर रहा है, एक पेप्टाइड काम कर रहा है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के ना, इसमें हम जो है ना डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो सेल वॉल होती है ना ग्राम पॉजिटिव की, वो ग्राम नेगेटिव में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसको आप ज़रा देखो, अगर आप गौर से देखो, ये जो मैंने कलरफुल सी डायग्राम ली हुई है ताकि आप स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करो। सबसे जो बाहर वाला रेड कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकन का है। ये किसका है, पेप्टाइडोग्लाइकन का है। तो ये देखो कितनी ज़्यादा जो है अमाउंट में यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन है। ग्राम पॉजिटिव में कितनी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर कितनी छोटी सी थिन जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकन है। तो थोड़ा सा आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है अब ग्राम पॉजिटिव में वो थिक होती है, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ग्राम नेगेटिव में वो थिन होती है। ये देखो सही है, एक डिफरेंस ये आ गया। फिर आप ये देखो स्टूडेंट्स के ये जो अंदर है, अंदर वाली साइड पे है, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और बाहर जो है वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है, यानी सेल वॉल है ना पेप्टाइडोग्लाइकन की। इनके दरमियान ये जो आपको एक ब्लू सा एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसको क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अगेन बोल रही हूँ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये जो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन है इसके और ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके दरमियान जो है वो आपको ब्लू कलर की एक लाइन वो बाउंड्री नज़र आ रही है जिसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन सॉरी पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ग्राम नेगेटिव में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो बाहर है, ये इस बाहर वाली को नाम दिया हुआ है उसने, ये सबसे बाहर है आउटर मेम्ब्रेन है जिसको लिपोपोलीसेकेराइड। अब आपको समझ में आएगा ये लिपोपोलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव का पार्ट होती है, ये जैसे देखें, और ये बाहर लिपोपोलीसेकेराइड है। और फिर ये देखो यहाँ पर ना एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक ये वाली मेम्ब्रेन भी है देखो, और एक ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनके दरमियान में आप ज़रा गौर से देखो तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाला पोर्शन ब्लू वाला ही, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम जो है ना इस पोर्शन को हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये सब बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स के ना पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आप देखोगे कि ना वो लिखा हुआ होगा ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है। तो जो एग्जैक्ट बात है ना वो ये होती है स्टूडेंट कि ग्राम पॉजिटिव में भी मौजूद होती है, लेकिन देखो थोड़ी सी आप कह लो कि बारीक होती है, तो होती है, एब्सेंट नहीं होती। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो ग्राम पॉजिटिव में भी नज़र आती है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कुछ सम ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होती है और तमाम जो है वो ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है। कोई पूछ ले पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती क्या है, तो आप कह दोगे कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस या पेरीप्लाज्म इज अ कंसंट्रेटेड जेल लाइक मैट्रिक्स। जेल की तरह का एक मैट्रिक्स सा होता है इन स्पेस बिटवीन द इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन। ये देखो इनर प्लाज्मिक, इनर है ना ये साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है, और इसको हम कहते हैं, क्योंकि एक स्पेस ही तो है, जगह ही तो है, तो इसको हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ये थोड़ा सा, और आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है ग्राम नेगेटिव की? लिपोपोलीसैकेराइड्स की, यानी लिपो लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड शुगर्स होते हैं। ये शुगर और लिपिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? लिपोपोलीसैकेराइड्स और प्रोटीन की ये आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। तो ये थोड़ा सा रिव्यू है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का, ये थोड़ा सा आपको मैंने डिफरेंस इनका बताया है, सही है। आगे थोड़ा सा देखो, तो ये भी मैंने थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन की हुई है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव की, तो आप अच्छे से देख सकते हो कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, दोनों में ही मौजूद है। पेप्टाइडोग्लाइकन आप देखो किसकी कितनी ज़्यादा है, ये देखो कितनी डेंस ये इसकी ब्राउन बाउंड्री, सॉरी ब्लू जो है ना इसका बाउंड्री है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन है। और इसकी आप देखो कि जो डार्क पिंक पोर्शन है कितना कम है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन किस में ज़्यादा होगी? ग्राम पॉजिटिव में। इसको पता कैसे ध्यान में रखना है? पॉजिटिव है, पी से बनता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन भी इसमें ज़्यादा होता है। पी से पी मिलाना है, पॉजिटिव है, पेप्टाइडोग्लाइकन भी पी से बनता है, तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन कम होता है। तो इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी दोबारा डिस्कस करूंगी, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई इशू है तो वो जो है ना ज़रूर क्वेश्चन करें। क्वेश्चंस को हम वार्मली वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो काइंडली आप लोग ज़रूर, कोई बात समझ नहीं आ रही तो डिस्कस करें। और आज का चैप्टर थोड़ा सा अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया प्रीवियस टॉपिक्स को, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू देने के लिए। उसके बाद ये बैक्टीरिया की एनाटॉमी का पूरा हमने स्ट्रक्चर देख लिया। फिर हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पर कंसिस्ट होता है। फिर कैप्सूल को हमने पढ़ा, कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लिया। और फिर जो है वो हमने फेगोसाइटोसिस के बारे में देख लिया और सेल वॉल को डिस्कस कर लिया। और फिर थोड़ा सा पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर को देख लिया। और फिर जो है ना हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर वाइज देख लिया कि इनकी सेल वॉल में क्या फ़र्क होता है। तो फिर वही बात, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें इंशाल्लाह। और प्लीज़ ये साथ के साथ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा और डायग्राम्स नीटली जो है ना वो ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर प्रोसीड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।